हेलो दोस्तों। बनाए हुए रास्ते पर तो कायर चलते हैं, वीर पुरुष अपना रास्ता खुद बनाते हैं। ये कहा था नेपोलियन बोनापार्ट ने, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। स्कूलगंज पे मैं अनुराग स्वागत करता हूँ आपका। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 हिस्ट्री, यूरोप में राष्ट्रवाद। आज पार्ट 2 देखेंगे हम। पिछली क्लास में हमने देखा था लुई सोलमा, उसकी पत्नी श्रीमती घाटा, इसका नाम था मैरी एंटोनियट। किस प्रकार वो उसके चक्कर में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग सब कुछ हो रहा था। बहुत सी अर्थव्यवस्थाएं गड़बड़ हो चुकी थी लुई सोलमा के समय। जब लुई सोलमा अपने अंत को देख रहा था तो उसने कहा कि ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मांड मेरे ऊपर गिर रहा है, मेरे पूर्वजों ने मुझे कुछ सिखाया ही नहीं है। खैर, उसके बाद आपको बताया था शपथ ली गई थी और फिर बासिल किले पे हमला किया गया था। उस हमले के बाद आगे कहानी हम आज देखेंगे। 1789 में फ्रांस से क्रांति की गई थी। उसके बाद 1791 में नेशनल असेंबली बनाई गई, जिसका उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को बहुत हद तक कम कर देना। उसकी शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट देना। इसी का उद्देश्य था कि विशेषाधिकार जो दिए गए थे उन लोगों को खत्म कर देना। लेकिन इन सबके बीच नेशनल असेंबली और फ्रांस का जो शासक था लुई सोलमा, उनके बीच बहुत तनाव बढ़ चुका था, जिसकी वजह से लुई सोलमा को मजबूरन 1791 में संविधान पर हस्ताक्षर करना पड़ा। 1792 में पेरिस में राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन के तहत जो राजतंत्र था उसको पूर्णतः अंत कर दिया गया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब राजा का अंत करना होगा, जिसके लिए लुई सोलमा को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन उस टाइम तो इतना आसान था नहीं कि क्यों गोली मार दे और काम हो जाए। उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे एक मशीन थी, गिलेटिन मशीन। ये कौन सी मशीन थी? ये दो खंभे होते थे, दो खंभों के बीच में इसमें मुंडी डालकर गला से काट दिया जाता था। तो इस प्रकार लुई सोलमा को उसकी हत्या कर दी गई और जिसकी पत्नी थी श्रीमती घाटा, उसका भी यही हत्या किया गया। इसके बाद 1793 से 94 को आतंक का राज कहा जाता है। आतंक का राज क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो लोग भी गणतंत्र के खिलाफ थे उनको जेल में डालते थे और इस मशीन में डालकर उनका सर धड़ से अलग कर देते थे। तो इसको आतंक का नाम दिया गया। इस टाइम जो नीति थी बहुत सख्त थी। 1795 से 99 तक ब्रिटिश शासन किया गया। इसमें क्या था, 2 सदन थे और 5 सदस्य मंडल बनाए गए थे जो फ्रांस पे शासन सही से नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से फ्रांस की जो आंतरिक स्थिति थी वो काफी खराब हो चुकी थी। उसमें राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी। इन सब को देखते हुए 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। पर ये बोनापार्ट है कौन और इसने सम्राट को कैसे बनाया गया, इसके बारे में हमें जानना होगा। आप यहाँ आइए। ये है नेपोलियन बोनापार्ट। 1804 से पहले इसका जन्म तो 1769 में हुआ था। इसके पिता चार्ल्स बोनापार्ट थे और माता रेमोलिनो। इसकी पत्नी थी, पहली पत्नी जोसेफाइन। जोसेफाइन से इसका पुत्र नहीं हुआ था, जिस कारण इसने सेकंड मैरिज की, जिसका नाम था मैरियोलिस। है उसका पर्सनल मैटर है, हमको आगे जाना है। 1793 में वो फ्रांस में आया था और जैकोबिन क्लब में शामिल हो गया। अब ये क्लब क्या है, इसमें वो शामिल क्यों हुआ? तो ये ऐसा क्लब था, जब ये असेंबली बनाई गई थी तो इसके जो नियम कानून थे इससे बहुत लोग प्रभावित नहीं थे। ये लोग क्या करते थे, एक क्लब में जाकर बैठक करते थे। इस वर्ग में खासकर मजदूर और व्यापारी, दुकानदार ऐसे लोग थे। इन लोगों की पहचान थी कि ये लाल रंग टोपी पहनते थे और अपनी बैठक करते थे। तो बोनापार्ट इस क्लब में शामिल था, लेकिन उसमें बहुत ऐसी योग्यताएं थी जिस कारण वो फ्रांसीसी सेना में शामिल हो गया। बहुत कम एज में, मात्र 16 वर्ष की आयु में ही वो लेफ्टिनेंट बन चुका था। इसमें इतनी काबिलियत थी। उसने कहा था कि असंभव शब्द केवल मूर्खों के लिए होता है। मेरे शब्दकोश में असंभव शब्द है ही नहीं, ये बोनापार्ट का कहना था। बहुत बहादुर था, निडर था। 1796 में उसने सार्डिनिया पर कब्जा कर लिया। 1796 मई में ही मिलान पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, ये वही मिलान है जहां अभी आपके चहेते विराट कोहली और अनुष्का शादी की गई है। 1797 में उसने मंडुआ पर कब्जा कर लिया और 1798 में मिस्र को भी हड़प लिया। उसका कहना था कि दुनिया को
केवल तलवार के बल पर जीता गया है, उसी के बल पर शासन किया गया है और वैसे ही वो शासित किए गए हैं। इन सबके बाद 1804 में सम्राट घोषित कर लिया, वो हम देखेंगे आगे। सम्राट बनने के बाद उसके पास कौन सी समस्याएं हैं वो भी देखेंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना। तो अभी हमने देखा था कि नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में सम्राट बन चुका था। उसने कहा था कि जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, बनाए हुए रास्ते पर दुनिया बनाए हुए रास्ते पर तो कायर चलते हैं। नेपोलियन ने कहा था कि बनाए हुए रास्ते पर तो कायर चलते हैं, महान लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। सम्राट बनने के बाद उसने क्या किया, अपना नेपोलियन संहिता लेके आया, मतलब नेपोलियन के नियम कानून। वो 1805 में ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया, 1806 में प्रसा पर कब्जा कर लिया, 1807 में रूस पर कब्जा कर लिया और उसने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी। अब वो चाहता था कि वो इंग्लैंड पर भी कब्जा कर ले। नेपोलियन बोनापार्ट ने इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था और उसने कहा था कि अगर मुझे 6 घंटे के लिए अगर समुद्र पर कब्जा हो जाए तो इंग्लैंड का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिस कारण वियना संधि की गई 1815 में। वियना संधि क्या है? इसके तहत ब्रिटेन, प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया इन 4 देशों ने मिलकर वियना संधि की 1815 में। वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया ने क्यों चूज किया गया वियना संधि करने के लिए? क्योंकि वो सेंटर में था, महाद्वीप के केंद्र में था और जो ड्यूक मेटरनिक था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था उस समय पे। इस मेटरनिक ने बोनापार्ट को टक्कर दी थी बहुत अच्छे से। इसका कहना था जब फ्रांस छींकता है तो शेष यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये क्वेश्चन था ड्यूक मेटरनिक का, जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है। इन चारों ने वियना संधि करके नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया। वाटरलू के मैदान में 1815 में संधि की गई थी। 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ, जिसमें बोनापार्ट हरा दिया गया, उसकी हार हुई और 6 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई। वियना संधि में खास क्या क्या चीजें थी जो हमको एग्जाम में बताना होता है, जिसके तहत बुर्बो वंश क्रांति की शुरुआत में उसको सत्ता में वापस लाया गया। फ्रांस की सीमा पर बहुत से राज्य काम कर दिए गए ताकि फ्रांस अपनी सीमा को न बढ़ा सके। उत्तर में नीदरलैंड, दक्षिण में पिडमाउंट, अब ये पिडमाउंट हमें आगे मिलेगा जर्मनी वाले किस्से में। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली और प्रसा को नए नए इलाके दे दिए गए, जिसपे कभी बोनापार्ट ने कब्जा किया हुआ था। 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ नेपोलियन बोनापार्ट ने बनाया था उसको बदला नहीं गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वियना संधि में किस निर्णय को नेपोलियन के किस निर्णय को नहीं बदला गया था? तो जो 39 राज्यों का जर्मन महासंघ बोनापार्ट ने बनाया था उस निर्णय को नहीं बदला गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कई बार। खैर, इसके बाद 1830 से 48 तक क्रांति युग कहा जाता है। इसमें बोनापार्ट तो था नहीं, बुर्बो वंश वापस आ चुका था, तो जनता और आम लोगों के बीच क्रांति होती रहती थी। 1830 में फ्रांस में विद्रोह हो रहा था, रूस में विद्रोह किया गया। अंततः 1848 में लुई फिलिप को भागना पड़ा, जो उस समय राजा था, और 1848 में गणतंत्र की स्थापना फ्रांस में पूर्णतः कर दी गई। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम पार्ट 3 में देखेंगे, जहां पे किस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट की वजह से इटली और जर्मनी में एकीकरण की भावना पैदा हुई, किस तरह को उन्हें एक किया गया और क्या क्या दिक्कतें आई, इनमें कौन लोग शामिल थे। अब आप मुझे बताएंगे फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब की गई, बोनापार्ट की मृत्यु कब हुई, वियना संधि कब की गई। थैंक यू।